इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे सीधे संपर्क कर सके हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ले सके हैं। तो आज के हमारे फ़ोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा बरसात के मौसम में मधुमक्खियों की देखभाल व अधिक शहद उत्पादन। इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर CJ जुनेजा जी, सलाहकार एकीकृत मधुमक्खी पालन, रामनगर, कुरुक्षेत्र से। और आज के हमारे फ़ोन इन कार्यक्रम का फ़ोन नंबर रहेगा 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार किसान भाई फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर CJ जुनेजा जी से बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। तो आओ सुनाए भाइयों कार्यक्रम फ़ोन इन। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फ़ोन इन और इस कड़ी में आज जो विषय हम लेके आए हैं वो है बरसात के मौसम में मधुमक्खियों की देखभाल और अधिक उत्पादन शहद का कैसे करें। इस बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर CJ जुनेजा, जो सलाहकार हैं एकीकृत मधुमक्खी पालन, रामनगर, कुरुक्षेत्र। जो हमारा फ़ोन नंबर है वो रहेगा 221 322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या जो मोबाइल से फ़ोन करेंगे उनके लिए STD कोड लगाना आवश्यक होगा और STD कोड हमारा रहेगा 01744, यानी हमारा फ़ोन नंबर 01744 221 322। साथियों से ये प्रार्थना रहेगी कि आपका प्रश्न विषय से संबंधित हो, यानी मधुमक्खियों से या शहद से संबंधित हो, ज़्यादा बेहतर रहेगा और कोई विषय आप फ़ोन इन के माध्यम से ना लें। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसे फसल को, मनुष्य को या पशुओं को हर मौसम में अलग अलग देखभाल की जरूरत पड़ती है। सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में। ऐसे मधुमक्खी पालन भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय अब तो बनता जा रहा है दिन पे दिन। और उद्देश्य भी हमारा यही है कि किसान साथी अच्छा शहद लें और अच्छी जो है आय लें। तो अब जैसे बदलता मौसम है, पिछले महीने से बरसात चल रही है, इस महीने बरसात चलेगी और आगे भी मौसम थोड़ा नमी का रहेगा या थोड़ा चिपचिपा सा रहेगा। इन दोनों मौसमों में हम किन किन बातों का ख्याल रखें कि जो मधुमक्खी हैं वो ठीक रहें, बोक्से वो ठीक रहें और जो शहद अधिक उत्पादन ले सके। आपने जैसे कहा और हमारे किसान भाई भी जैसे जानते हैं कि जो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे डिफिकल्ट समय, सबसे मुश्किल का समय साल भर में वो वर्षा ऋतु का समय होता है। जैसे हम कहते हैं ना, बसंत ऋतु में मक्खियों को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती, फूलों की भरमार होती है, मक्खियाँ शहद लेके आती हैं, मधुमक्खियाँ पराग लेके आती हैं, हमें बहुत अधिक शहद मिलता है। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट सबसे वर्स्ट समय इसलिए मानते हैं कि इससे पहले गर्मी का मौसम था जी। गर्मी के दिनों में भी फूल कम होने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद मक्खियां जो पहले थोड़ा बहुत शहद बक्सों के अंदर होता है वो उसमें ख़त्म हो जाता है और अब बसंत ऋतु जब आती है तो बिल्कुल फूलों की कमी आ जाती है, ना के बराबर फूल हैं इस समय जी। और जो थोड़े बहुत फूल खिलते भी हैं जंगलात के या किसी और दूसरी फसल में, बारिश हुई वो सारे फूल धुल जाते हैं। यानी इस समय मक्खियों के लिए सबसे मुश्किल का समय होता है। तो हम लोगों ने किस चीज़ का ध्यान रखना है? पहली बात तो यह है कि आपने देखा होगा इतनी बारिश हो रही है कि बक्से जहाँ पर मधुमक्खी के पड़े हुए हैं, अगर कई बार किसान जाने अनजाने में लो लाइंग एरिया मतलब नीची की जगह पे बक्से रख देता है तो पानी भी भर रहा है आजकल। लेकिन वो किसान भाई इतने अब हो चुके हैं जागरूक कि वो अपने बक्से ऊंची जगह पे रखते हैं ताकि वो बक्से पानी में ना डूबे।
फिर भी कुछ साथी नए होते हैं, हाँ, उनको ध्यान नहीं रहता कई बार। और दूसरा जो है, कई बार खेत में बक्से हैं तो वहाँ पर बारिश हो गई, बक्से तो नहीं डूबे लेकिन वहाँ दलदल हो गई, किसान भाई वहाँ पर जाके मक्खियों की लुक आफ्टर नहीं कर पाते, यानी उसका रख रखाव बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है सबसे पहले ये है कि मक्खियों की संख्या, क्योंकि जब फूल आते हैं उसका जब पराग होता है, उसका मकरंद आता है, तो रानी मक्खी ज़्यादा संख्या में अंडे देती है। जब बाहर से फूलों का पराग नहीं आ रहा, बाहर से फूलों का मकरंद या उसका रस नहीं आ रहा, तो रानी मक्खी अंडे देना कम कर देती है, बिल ना के बराबर। कई बार तो ये हो जाता है कि एक भी अंडा नहीं देती आज के सीजन में। तो उससे क्या होगा कि मक्खियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे मधुमक्खी के बक्से हैं, हम उसका ध्यान रखें कि उसके अंदर मक्खियों की संख्या कम ना होने पाए। और इसके लिए जरूरी है कि मधुमक्खियों को अतिरिक्त खुराक दी जाए, यानी मधुमक्खियों को चीनी की चाशनी पिलाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले क्या जरूरी है कि हमारे बक्से के अंदर जैसे मक्खियों की संख्या कम होती है, मान लिया आपके बक्से के अंदर 10 फ्रेम की मक्खियां थी, तो ये एक आम साधारण सी बात है कि जब बार फूलों का रस और पराग नहीं आएगा तो मक्खियों की संख्या कम होती जाएगी और वो छत्ते छोड़ती चली जाएंगी। यानी अगर 10 फ्रेम पे मक्खियां हैं तो वो 9 पे आ जाएंगी, 9 पे हैं तो 8 पे आ जाएंगी। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो खाली फ्रेम है उनको निकाल के उनका परिरक्षण करना है, किसी पॉलीथीन के लिफाफे में डाल के, सल्फास की उसमें गोली डाल के उसको बंद कर देना है, ताकि जो आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक फ्रेम 20 रुपए का है, एक छत्ता उसमें लगता है 30 रुपए का, या सब्सिडाइज रेट पे 20 रुपए का वो मिल जाता है। लेकिन जब मक्खियां मेहनत करके छत्ता बना लेती हैं तो उसकी कीमत 100 रुपए से ज़्यादा हो जाती है। तो हमने उसको बचाना है। और दूसरा, जितने फ्रेम आपके हैं उसके ऊपर मक्खियां होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि आजकल बिल्कुल शहद नहीं है तो मक्खियों को चीनी की चाशनी पिलानी है। रात्रि के समय चीनी की चाशनी पिलाएं और ये कोशिश करें कि हर 7 दिन 8 दिन के बाद हफ्ते के अंदर एक बार चीनी की चाशनी पिलाएं। उसके लिए क्या करना है कि आपने अगर आपके पास 50 बक्से हैं तो 25 किलोग्राम चीनी, 25 लीटर पानी उसके अंदर, तो वो आपका 50 लीटर सोल्यूशन बन जाएगा। थोड़ा सा उसको गर्म कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। 1 उबाल या 2 उबाल कर लीजिए, यानी उससे क्या होगा, एक तार की चाशनी बन जाए। कच्चा पानी होगा, अगर मक्खियां उसको लेंगी तो उनको दस्त की बीमारी कई बार आ जाती है। तो वो आपने चीनी की चाशनी बना के पॉलीथीन के लिफाफों में, आज हम डिस्करेज करते हैं कि पॉलीथीन को यूज ना करें। और आजकल जो है फीडर मिलने लग गए हैं। फीडर मतलब जिसके अंदर मधुमक्खियों को चीनी की चाशनी दी जा सकती है, प्लास्टिक के होते हैं और बाजार में 40-50 रुपए का मिल जाता है, आसानी से मिल जाते हैं और सब्सिडाइज रेट पे हरियाणा सरकार दे रही है, तो सस्ते दाम पे मिल जाते हैं। तो वो जैसे फ्रेम मक्खियों का होता है वैसे ही वो फ्रेम होता है, उसके अंदर, यानी उसके अंदर आप चीनी की चाशनी डाल सकते हैं। आप 2 लीटर तक चीनी की चाशनी उसमें डाल सकते हैं। तो आप क्या करें कि दिन में जो है दोपहर के समय आप चीनी की चाशनी बनाएं, उसको गर्म कर लें, 1-2 उबाल दे लें ताकि एक तार की चाशनी हो जाए, उसको ठंडा होने दें। लेकिन आपने चीनी की चाशनी तब पिलानी जब रात्रि का समय हो, अंधेरा हो जाए। अगर आप दिन में पिलाएंगे तो जिस बक्से के अंदर चीनी की चाशनी नहीं है उसकी मक्खियां उस बक्से में आएंगी जहां पर आपने चीनी की चाशनी दे दी है। तो रात्रि के समय अंधेरा जब हो जाता है तो मक्खियां एक बक्से से दूसरे बक्से में नहीं जाती। और ये भी आपने कोशिश करनी है कि आपके एपियरी जो यूनिट है, मोनाले है जो आपका, उसमें अगर 50 बक्से हैं या 100 बक्से हैं या 200 मैक्सिमम, हम कहते हैं कि 200 से ऊपर बक्से नहीं रखने चाहिए। कोशिश कीजिए कि 100 बक्सा ही हो। लेकिन अगर ज़्यादा सरसों के सीजन में हम कई बार कह देते हैं फार्मर्स को 200 तक भी ले जाएं, लेकिन कोशिश करो कि 100 बक्सा रखें। अगर आपके बक्से 100 हैं या 50 हैं या 75 हैं तो सभी को चीनी की चाशनी एक रात्रि में पूरी कर देनी है। आप चाहे 1 आदमी लगाएं, 2 आदमी लगाएं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 100 में से आपने 90 बक्सों को चीनी की चाशनी पिला दी, रात के 11 बज गए कि हम थक गए, सुबह कल हम दे देंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे सुबह मक्खियाँ दिन होगा, जिस बक्से के अंदर चाशनी नहीं है उसकी मक्खियां दूसरे बक्से में जाएंगी और उनमें रोबिंग होगी, मतलब झगड़ा होगा और दोनों बक्से की मक्खियां मर जाएंगी। आपके नुकसान आपका डबल हो जाएगा। तो उसी की चाशनी, दूसरा बक्से के बाहर चाशनी नहीं गिरनी चाहिए। तो ये एक आपने ध्यान रखना, पानी का रेशो और चीनी ये 1:1 के रेशो में, ये आप उसका बहुत ध्यान रखें। और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो खाली फ्रेम है
उनको निकाल के उनका परिरक्षण करना, वो आपकी संपत्ति है। और जिस समय फिर सीजन, इसके बाद अब देखिए बाजरा खिलने वाला है, खिल चुका है कहीं कहीं, इसके बाद सरसों का सीजन आ जाएगा, उस समय एकदम आपको फ्रेमों की जरूरत पड़ेगी। और ये बारदाना अगर आपका तैयार पड़ा है तो उसको बाहर निकाल के पॉलीथीन से 1 दिन के लिए उसको छाया में रख दीजिए और उसके बाद उसको बक्से के अंदर लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब जो मौसम है, अब हो सकता है 2 दिन बरसात ना आए, हाँ जी, उमस सी रही, हाँ जी, और हम ये निश्चिंत हो जाते हैं कि बरसात तो आनी नहीं है। जी जी, लेकिन जैसे हम निश्चिंत हो एकदम से बरसात आ गई, सावन का जी, जी, महीना है, हाँ जी। तो उस समय क्या विशेष ख्याल रखना है? उस समय देखिए एक चीज तो आपने ये ध्यान रखना है कि आजकल जो बारिश एकदम आ जाती है, मैंने आपको बताया कि उसका सबसे बड़ा कारण, अगर मक्खियों के खाने के लिए फूड है वो जिंदा रहेंगी, अगर खाना नहीं है तो वो मर जाएंगी। बहुत डेलिकेट जीव है ये, हमारे में भी वही अप्लाई होता है। अगर खाने को ही कुछ नहीं होगा तो आप ये मत सोचिए कि अब मौसम ठीक हो गया है और मक्खियां बाहर से कुछ ना कुछ तो ले आएंगी, लेकिन बाहर तो फूल है ही नहीं। अब कुछ फार्मर्स हैं जो बाजरे पे अपनी मक्खियां लेके गए हैं, तो वहाँ उनको पराग मिल जाता है, वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, जंगलात के जो हैं वहाँ से उनको कुछ नेक्टर भी मिल जाता है, लेकिन बावजूद इसके आपने चीनी की चाशनी जरूर पिलानी है। दूसरा एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कभी भी आजकल के मौसम में बक्से की सफाई आपने बहुत जरूरी है कि बक्सा आपका साफ सुथरा अंदर होना चाहिए। हर आप 5-6 दिन के बाद, हफ्ते में कम से कम 1 बार आप तलपट्टे को बिल्कुल साफ कर दीजिए। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो बक्से हैं वो आपके स्टैंड के ऊपर होने चाहिए, ये नहीं हो कि ज़मीन के ऊपर रख दिए, नीचे से सारा तलपट्टा गल जाएगा उसका। और जो स्टैंड है उसका एक चीज़ का ध्यान रखें कि पिछले पाँव जो हैं 4 मिलीमीटर ऊंचे होने चाहिए और आगे के पाँव 4 मिलीमीटर नीचे होने चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर किसी कारणवश बारिश का पानी बक्से के अंदर भी चला जाता है और अगर उसके आगे के पाँव नीचे हैं तो सारा पानी जो है बक्से के अंदर से बाहर चला जाएगा, आपका तलपट्टा गीला नहीं रहेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका तलपट्टा या बक्सा जो है वो गीला ना हो अंदर से, इससे क्या होता है बीमारियां फैलती हैं। और दूसरा जो मैंने जैसे आपको बताया कि तलपट्टे की सफाई करना बहुत जरूरी है। आजकल बारिश का दिन है ना, तो जैसे कहते हैं जैसे मक्खियां कम होंगी, अगर कोई व्यक्ति कमजोर है बीमारियां सबसे ज्यादा उसको होंगी, इसी प्रकार से अगर मक्खियों की संख्या कम है तो सबसे ज्यादा बीमारियां होंगी। अगर तलपट्टा साफ नहीं है, गंदगी है, तो जो मोमी कीड़ा है, ये सबसे बड़ा प्रकोप जो है मोमी कीड़ा वर्षा ऋतु में करता है। यानी मोम की तरह से जैसे तितली होती है ना, ये तितली है, वो आजकल एक्टिव है, बिल्कुल उनका ब्रीडिंग हो रहा है और मोमी कीड़ा इस समय उड़ रही हैं उसकी तितलियां, उसको मौका मिलना चाहिए क्योंकि उसकी खुराक क्या है, मोम। तो जैसे ही मक्खियों की संख्या कम है, कहीं से भी वो कहीं से एंटर करगी बक्से के अंदर और गंदगी है तो वहां पर अंडे दे देगी। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही
भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। जैसा हम बात करते हैं कि इस मौसम में जो मोमी कीड़े हैं इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है। ये समय ऐसा है कि सबसे बीमारियां ज़्यादा, सबसे डिफिकल्ट समय इसलिए तो कहते हैं हम कि जैसे मोमी कीड़ा है उसको जैसे मक्खियों की संख्या कम होती है ये एंटर कर जाती है। तितली की तरह से होता है, जहाँ गंदगी बक्से में दिखी वहाँ अंडे दे देगी और अंडे से जैसे लार्वा बनता है, जैसे कैटरपिलर होता है, बिल्कुल मोमी जो छत्ते हैं उसमें से सुराख करता हुआ चला जाता है। आपका छत्ता बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। जो आपका 100 रुपये का वो छत्ता बिक जाता है 125 रुपये तक भी चला जाता है, वो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। आपके लिए सरदर्द बन जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि तलपट्टे पे गंदगी बिल्कुल नहीं रखनी। उतने फ्रेम बक्से के अंदर होनी चाहिए जो बिल्कुल मक्खियों से ढके हुए हों। एक और समस्या बहुत आती है आजकल, आपके जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे बारिश आ जाती है तो जहां बक्से कई बार ऐसे होते हैं कि आसपास चींटियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। अंडे के साथ लाखों की संख्या में, मिलियंस के अंदर जो है चींटियां आ जाती हैं, छोटी छोटी बिल्कुल बारीक चींटियां। और कई बार क्या होता है कि वो भी लालच होता है उनको, अगर वो बक्से के अंदर एंटर करना शुरू कर दें, हालांकि बक्से में रक्षक मक्खियां हैं लेकिन वो तो लिमिटेड है, 100-200 हैं, उनकी संख्या लाखों में। हाँ जी, तो वो लाखों में है, वो एकदम उसके अंदर एंटर करना शुरू कर देंगी और आपका छत्ता, अगर एक फ्रेम का छत्ता जिसमें शहद भरा हुआ है, आधे घंटे से पौने घंटे के अंदर छत्ता साफ हो जाता है। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि आपके बक्सों के जो मैंने बताया कि स्टैंड के ऊपर रखना। कई बार किसान भाई क्या करते हैं, स्टैंड पे नहीं रखते, ईंटें लगा देते हैं, ईंटों के ऊपर रख देते हैं, तो वो आपका ईंटों में फेंकी आती है। हाँ जी, उसमें चींटी ऊपर चली जाती है। तो जो मिट्टी के जो आपने स्टैंड है, कोशिश कीजिए उसके नीचे चीनी मिट्टी के प्यालों में पानी भर के रखे ताकि चींटियां या चींटे ऊपर ना जा पाए। कई किसान भाई ये भी नहीं करते, तो उसके लिए कोई भी दवाई, इंसेक्टिसाइड जो भी है, दवाई भी है, दीमक की दवाई हो, वो उसके पाँव के चारों तरफ आप डाल सकते हैं ताकि चींटियां वगैरह ऊपर ना जाए। और अगर बारिश हो गई तो दोबारा से थोड़ी सी दवाई डाल दीजिए। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह है कि ये प्रशिक्षण, मैंने आपको बताया कि हमारे ऐसे बहुत से चांसेस हुए हैं कि जो बी ब्रीडर हैं, जिसको हम कहते हैं कि इनको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है, उनके बक्से भी पानी के अंदर बह गए हैं। अभी भी व्हाट्सएप पे लोगों के आ रहे हैं कि मक्खियां जो है बक्से रखे थे, एकदम पानी भर गया, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, अनप्रेडिक्टेबल है, कोई पता ही नहीं है कितनी बारिश होगी। तो एक तो ये ध्यान रखना कि बक्से ऊंची जगह पे हों। और दूसरा, जो आजकल बक्से लोग कई बार, आज कुछ किसान ऐसे हैं जो अब बाजरे के ऊपर जाने लग गए। साउथ हरियाणा में बाजरा खिलने लग गया, वहाँ पर बाजरा हो गया, लोग जा रहे हैं वहाँ पर, काफ़ी लोगों ने शिफ्ट भी कर दिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि बक्से जो आपने शिफ्ट करने हैं वो रात्रि के समय करने हैं, दिन में नहीं लेके जाने कभी भी। और उस समय दिन में के अंदर आप सारे बक्सों की पैकिंग कर सकते हैं। सिर्फ उसका जो एंट्रेंस गेट है, जो प्रवेश द्वार या निकासी द्वार होता है, उसको छोड़ के आप बक्से के अंदर अगर 7 फ्रेम है, 3 खाली फ्रेम डाल दो ताकि झटका ना लगे, आपका फ्रेम टूटना नहीं चाहिए। और ये ध्यान रखें कि जिस समय आप अंधेरा हो जाए, बक्सों को लोड करना शुरू कर दो। और उसका जो प्रवेश द्वार है मक्खियों का, वो जिस तरफ गाड़ी जाती है, जिस तरफ इंजन है गाड़ी का, उस तरफ होना चाहिए, या पीछे की तरफ, यानी हवा में पीछे ना जाए वो, यानी नहीं सब, जैसे कुछ झटका लगा, अगर आपके गाड़ी जा रही है पूर्व की तरफ और आपके फ्रेम अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए हैं तो झटका लग सकता है। तो फ्रेम मान लिया जो प्रवेश द्वार बक्से का है, वो जिस तरफ इंजन है, ड्राइवर है, यानी जिस तरफ गाड़ी जा रही है उस तरफ होना चाहिए, ताकि अगर झटका भी लगे तो फ्रेम आपस में टकरा के टूटे ना। और इस चीज का ध्यान रखें कि अगर फ्रेम कम है तो उसमें उतने खाली फ्रेम डाल दें ताकि बक्सा जो है आपका बिल्कुल सेफ होके जाए, सुरक्षित रहे, एकदम हाँ, से सुरक्षित रहे। और दूसरा क्या होता है कि कई बार मक्खियों के मरने का सबसे बड़ा कारण होता है दम घुटना, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाना। आप एक साथ बक्से में आप 150 बक्से लेके जा रहे हैं, 200 बक्से भी लेके जा रहे हैं, तो आप बक्से के ऊपर बक्से रखते रहे, 4-4, 5-5 लाइनें लगा देते हैं, तो इतनी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हवा की कमी हो जाती है कि दम घुटने से मक्खियों के मरने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो है अगर गाड़ी चलती हुई है तो मक्खियों को पर्याप्त मात्रा में सांस आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश करें कि जो उसका एंट्रेंस गेट है, कई बार वहाँ लोग मिट्टी से उसको बंद कर देते हैं, ये मिट्टी से बंद नहीं करना चाहिए, उससे बिल्कुल दम घुट जाता है,
ऊपर थोड़ी सी जगह है जहाँ से एरिएशन होता है, वहाँ पर लोहे की जाली लगा सकते हैं। आजकल प्लास्टिक के कवर भी आ गए, गेट आ गए हैं, उसको 5 रुपए का मिल जाता है, उसके आगे गेट लग जाता है, उसमें हवा के लिए उसमें होल बने होते हैं, तो एरिएशन होता रहे। और दूसरा, जैसे ही आपका आखिरी बक्सा लोड हो, आपकी गाड़ी चला देनी चाहिए। ये नहीं कि हमने अब गाड़ी लोड होगी, अब हम खाना खा के चलेंगे, ये गलती बिल्कुल ही नहीं करनी। आपने जैसे गाड़ी लोड हुई, गाड़ी को आपने रवाना कर देना है। अगर 3, 4, 5 घंटे का रास्ता है तो रास्ते में चाय पीने के लिए भी गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। अगर 8, 9 घंटे का रास्ता है तो आप खाने के लिए तो बिल्कुल हम कहते ही नहीं है, सुझाव देते नहीं फार्मर्स को कि रास्ते में गाड़ी रोक के खाना खाएं, क्योंकि आधा घंटा अगर रुकी गाड़ी, आपके 8-10 बक्से खत्म हो जाएंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा चाय 2, 4, 5 मिनट के लिए आप रोकिए, और 4-5 घंटे का रास्ता है तो आप डेस्टिनेशन पे जाइए। और दूसरी बात है, जब आप अपने स्थान पे पहुंच जाते हैं, जो आपने पहले से स्थान का चयन कर रखा, ये नहीं कि आपने जाकर देखना है कहाँ बक्से रखे, पहले स्थान देखे कि रास्ता कौन सा है। और कहीं गाड़ी, आजकल बारिश के दिन है, रास्ता खराब तो नहीं है, और मान लिया रात को आप 2 बजे पहुंचे हैं, तो ये नहीं कि आपने थक गए हैं, आप गाड़ी को वहीं खड़ा कर दिया, सुबह 4 बजे जैसे थोड़ी सी रोशनी होगी या 4:30 बजे हम गाड़ी को डीलोड कर देंगे। नहीं, आपने गाड़ी के हर बक्से को उतार के सही जगह पे रख के, एक सिर्फ उसका जो एंट्रेंस गेट है, जो अंदर जाने प्रवेश द्वार जो मक्खियों का, उसके ऊपर से जाली को हटा देना है। इसके बाद आप सोइए। अगले सारा दिन आपने बक्से को नहीं देखना, आपने उनका निरीक्षण भी नहीं करना कि कोई बक्सा मरा है या जिंदा है, कुछ छत्ता टूटा हुआ है या नहीं है, आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि पहले दिन बहुत मक्खियाँ इरिटेट होती हैं। और पहली बात तो यह कि 4-5 घंटे में तो एक मक्खी भी नहीं मरती, आपका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जाते ही मक्खियों का एंट्रेंस गेट आपने खोल देना, चाहे रात को 3 बजे पहुंचे या 4 बजे पहुंचे या 12 बजे पहुंचे, सुबह का इंतजार नहीं करना। आपको व्यवस्था हिसाब से करनी है कि आप 4-5 घंटे में पहुंच जाएं और सारा काम कर लें, बीच में ना रुकें, खाना खाएं, तो उतना आपको फायदा होगा। और इसके लिए जो है हमारे मतलब आप देखिए कि प्रशिक्षण दिया जाता है। आप करनाल में HTI हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण है। हमारा जो सेंटर है एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास के अंदर, निरंतर वहाँ पर, आजकल कोरोना का समय था, पिछले साल भी हमने 12 प्रोग्राम किए हैं, वेबिनार करते थे हर हफ्ते कि किसानों की कोई दिक्कत है तो वो सीधा हमसे डिस्कस कर सकते हैं वेबिनार के थ्रू। और इसी तरह से जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं, ताकि किसान घर बैठे कोरोना से भी बचाव हो और ट्रेनिंग का भी हो। मेरा एक सवाल है यहाँ पे। हाँ, अब बरसात का मौसम है, पछवाड़ भी पड़ती है, बरसात आती है, पछवाड़े आएंगी, तो उसमें भी जो है थोड़ा खतरा होता होगा, तो जो बॉक्स की डायरेक्शन है वो किस तरह से, दिशा किस तरह से हो? वैसे डायरेक्शन बक्से का हम तो ये कहते हैं कि पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में होना चाहिए, ताकि जितनी धूप पड़ सके बक्से के ऊपर उतना जरूरी है, हर चीज जरूरी है। तो इसके बाद जो है, अब आपके आजकल कोशिश ये कीजिए कि दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में अगर बक्से रखते हैं वो ज्यादा बेटर रहता है, कि धूप ज्यादा पड़ेगी। लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखना, मैं फिर ये दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि बक्से। एक फोन ले ले। हेलो हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं गोपाल बोल रहा हूँ ज्योति सर से। जी गोपाल जी, क्या पूछना है? सर मैं ना मधुमक्खी पालन के बारे में सोच रहा था, तो मैं इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहा था थोड़ी सी। हाँ बोलिए। तो इसका सर, जैसे मैं व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो इसके बाद मुझे करना क्या पड़ेगा सर स्टार्टिंग में? इसके लिए सबसे पहले जरूरी है प्रशिक्षण लेना। आप जिस भी जिले के रहने वाले हैं, उस जिले के ही, हाँ इसी के हैं, तो आप रतनगढ़ फार्म में, वहां पर जो है DHO ऑफिस का जो जिला उद्यान अधिकारी है, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप कुरुक्षेत्र के ही यहीं के रहने वाले हैं तो हमारा जो सेंटर है इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर या एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास के अंदर IBDC जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर शाहबाद की तरफ अगर आप जाएंगे तो बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए कोई भी काम करने से पहले आपको प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है, और ये 4 दिन का प्रशिक्षण होता है। तो इसमें जो है, क्योंकि आजकल हो सकता है आप फिजिकली भी ट्रेनिंग हम शुरू कर दें, नहीं तो अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अपना नाम भेज सकते हैं। जब भी वहाँ ट्रेनिंग होगी ऑनलाइन हम आपको सूचित करेंगे। आपका फोन मोबाइल नंबर देना है आपने, और आपको उसमें सारा लिंक वगैरह वो हमारी जिम्मेवारी है। तो आप ट्रेनिंग जब कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसका मतलब हो गया कि आप रजिस्टर्ड बी कीपर हैं हमारे।
उसके बाद आपका जो एंटाइटलमेंट होता है जो हरियाणा सरकार की तरफ से है, आप 50 बक्से और 50 मधुमक्खी की कॉलोनियां सब्सिडाइज रेट पे ले सकते हैं। और आज की तारीख में बक्सों के ऊपर 85% अनुदान राशि है, जो पूरे हिंदुस्तान में और कहीं पर भी नहीं है। पहले अभी तक सिर्फ ये 40% होती थी भारत सरकार की तरफ से, नेशनल बी बोर्ड की तरफ से, लेकिन उसके साथ अब हरियाणा सरकार 45% सब्सिडी अपनी तरफ से दे रही है। और इसी प्रकार से मक्खियों की कॉलोनियों के ऊपर भी 85% की सब्सिडी है, यानी जो 2240 रुपए का बक्सा है आपको 540 रुपए का मिलेगा। बाकी सारा जो है अनुदान राशि आपकी होती है। और जब प्रशिक्षण ले लेंगे, आप बक्से ले सकते हैं, आप मक्खियां ले सकते हैं, और बक्से कहाँ रखने हैं ये सारा प्रशिक्षण में आपको बताया जाएगा, क्योंकि एक जगह पे साल भर फूल नहीं रहता। अभी जैसे मैंने बताया कि अभी बाजरे पे लोग गए हैं, इसके बाद कौन सा सीजन आएगा, उसके बाद जो है तोड़िया आ जाएगा। अब शाहबाद, कुरुक्षेत्रा, ये सारा अम्बाला का एरिया, ये सारा तोड़िया का एरिया, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं तो आपको इसके बाद तोड़िया का बहुत अच्छा सीजन मिलेगा। कई 100 एकड़ जो हेक्टेयर यहाँ पर तोड़िया होता है। उसके बाद फिर जो है सरसों का सीजन आता है। तो आप साउथ हरियाणा में जाइए, कोई ये जो रेवाड़ी, झज्जर, जितना ये डिस्ट्रिक्ट हैं, मैं समझता हूँ कि इतनी सरसों और कहीं नहीं होती जितनी यहाँ हरियाणा में होती है। तो वहाँ पर आपको माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप जो है 2 किसान मिल के काम कर सकते हैं, आप अकेले कर सकते हैं, और हम जो चाहते हैं कि कम से कम 50 अगर कॉलोनियाँ आपके पास है तो आप अच्छा अपना रोजगार का साधन अपना सकते हैं। और ये जो है एक ऐसा व्यवसाय है, अगर आपके पास खेती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास खेती नहीं है तो मधुमक्खी पालन करने के लिए आपके पास जमीन का होना जरूरी नहीं है। ऐसे किसान जो लैंडलेस हैं या बिल्कुल कम जमीन वाले हैं वो भी इस काम को कर सकते हैं। बाकी जो इसका प्रोसेसिंग, जो दूसरी चीजें हैं, वो ट्रेनिंग जब आप लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो डॉक्टर साहब, लास्ट में कुछ विशेष बातें आप हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं उनको बताना चाहते हैं ताकि वो अधिक शहद उत्पादन कर सके, किन किन बात? मैंने आपको बताया कि जो किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि एक तो वो सर्वे जरूर करते रहें कि अभी आप अगर बरसात के मौसम में कहीं पर आपके बक्से रखे हुए हैं तो अगला सीजन आपका जो है आपका बाजरा आएगा। बाजरे का सीजन ज़्यादा समय नहीं चलेगा, 1 महीने तक खत्म हो जाएगा, लेकिन मक्खियाँ वहाँ रखी, आप अगला सर्वे शुरू कर दीजिए कि तोड़िया कहाँ मिलेगा। मैंने बताया कि कुरुक्षेत्रा डिस्ट्रिक्ट में, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में, ये सारा शाहबाद एरिया, ये सारा एरिया जो है आपका तोड़िया बहुत लोग बोते हैं। यहाँ पर तोड़िया का आप सीजन ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमारे जो है सरसों का सीजन शुरू हो जाता है। अब कई किसान ऐसे हैं जो राजस्थान में चले जाते हैं, अलवर साइड में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सरसों खिलती है वो दिसंबर के पहले हफ्ते में खिलती है, दूसरे हफ्ते में खिलती है, लेकिन उससे 15 दिन पहले राजस्थान में खिल जाती है। तो लोग वहाँ 2-2, 3-3 शहर निकाल के वापस रेवाड़ी साइड में आ जाते हैं। इसके बाद लोग जो हैं ये नॉर्दर्न साइड में, कि यहाँ कुरुक्षेत्र, अम्बाला में, यहाँ पर जो है फरवरी में सरसों खिलती है। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शहद का फ्लावरिंग है या नेक्टर और पोलन मिलता है वो सरसों है। 70% शहद जो निकलता है पूरे हिंदुस्तान में वो सरसों का ही निकलता है। इसलिए आप सर्वे करते रहिए और कहाँ प्लानिंग ऐसे करिए कि कहाँ जाना है, तो आपको डेफिनेटली साल भर शहद मिलता रहेगा। तो डॉक्टर सीजे जुनेजा जी, आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये तो किसान भाई सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बरसात के मौसम में मधुमक्खियों की देखभाल व अधिक शहद उत्पादन विषय पर, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सीजे जुनेजा जी। इनसे बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई। और जैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किसान भाई कर सके हैं, तो जिस हिसाब से डॉक्टर साहब ने बातचीत में बताया, उस हिसाब से यदि किसान भाई करेंगे तो अच्छा उत्पादन शहद का अपने खेतों से ले सकेंगे और मधुमक्खियों की भी देखभाल कर सकेंगे। तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं,
आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसी के साथ हमारे आज के किसानवाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होया। तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाज़त दें। अच्छा भाइयों, राम राम।